नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सुधीर शर्मा के आगे खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कोई भी प्रत्याशी अभी तक नहीं मिल रहा है और नामांकन प्रक्रिया भी पिछले कल से शुरू हो चुकी है। वहीं पे सुधीर शर्मा ने एक बड़ी चुनौती दे डाली है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद मेरे सामने चुनाव लड़ें अगर उनमें हिम्मत है। ये एक बड़ी चुनौती है। वहीं पे कयास लगाए जा रहे हैं कि इतने दिन से अगर कांग्रेस पार्टी टिकट फाइनल नहीं कर रही है तो कुछ तो कारण रहे होंगे। क्या सुक्खू खुद मन बना रहे हैं कि सुधीर को पटकनी दी जाए कांगड़ा से चुनाव लड़के, या फिर सुक्खू कोई ऐसा चेहरा अचानक ला देंगे आगे कि सब लोग हैरान रह जाएंगे। और एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उसके लिए। लेकिन सुधीर इतने हमलावर हैं, वहीं पे राजेंद्र राणा, जो ये दोनों प्रमुख बागी थे कांग्रेस के, और इनके कारण ही ये गुट बड़ा बना, 6 विधायकों का बना, 6 से 9 जुड़े हुए, 3 निर्दलीय हुए। तो कहीं न कहीं राजेंद्र राणा खामोश हैं। जब से चुनाव घोषित हुआ है वो खामोश हैं। कहीं न कहीं वो सुजानपुर में पूरी तरह से घिर गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है और नारा लगा है कि राजेंद्र राणा मुख्यमंत्रियों को खाने वाले, उनको हटाने वाले, हमीरपुर से मुख्यमंत्री का सुख पद छीनने वाले व्यक्ति हैं। पहले उन्होंने धूमल साहब को हरा के मुख्यमंत्री छीना है। अब उन्होंने सुक्खू के खिलाफ जो बगावत है वो करके कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पद से हटाने का षड्यंत्र रचा था। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी जो खामोशी है, वहीं पे वहाँ की भाजपा से ही उभर कर कैप्टन रंजीत सिंह राणा कैंडिडेट दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो राजेंद्र राणा उलझे हुए हैं खुद में, और सुधीर शर्मा इतने मुखर हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं धर्मशाला की कांग्रेस घेर भी नहीं पा रही है। यही कारण है कि रोजाना उनकी चुनौती मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को होती है। वहीं उन्होंने बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी वो लगाते हैं। कभी वो स्क्रैप माफिया के आरोप लगा रहे हैं, कभी पानी की स्कीम में घोटाला बता रहे हैं, कभी 118 की परमिशनों में घोटाला बता रहे हैं। अभी उन्होंने खनन अधिकारी द्वारा क्रशर संचालकों को फोन द्वारा उगाही किए जाने की रिकॉर्डिंग की बात कही है और मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगाए हैं उन्होंने। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या सुधीर इतने बड़े नेता बन गए हैं कि वो अब सीधे मुख्यमंत्री को चुनौतियां दे रहे हैं, और राजेंद्र राणा कहीं ना कहीं खामोश है। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश दत्त जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज पंडित जी, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो पंडित जी, आप थोड़े दिनों से देख रहे होंगे कि सुधीर लगातार हमलावर हैं, राजेंद्र राणा खामोश हैं जब से उनको टिकट मिला है। कहीं न कहीं वो धूमल साहब की कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे गिरे हैं, उनको खतरे अपनों से भी हैं। अपने क्या, पहले तो गैर ही थे, अभी गए हैं वो दूसरे घर में। लेकिन सुधीर शर्मा के हमले इतने हो रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दे डाली है। तो आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री को कांगड़ा से जो भेदभाव की बातें सुधीर शर्मा कर रहे हैं, इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और कांगड़ा से एक बार आजमा लेनी चाहिए किस्मत, या फिर कोई ऐसा प्रत्याशी वो ढूँढ रहे हैं जिसके लिए और समय भी लग सकता है? जी। देखिए, सबसे पहले जो आपने शुरू में जो आपने पूरी इंट्रो एक बनाई है, उसमें साफ आपने स्पष्ट किया। लेकिन आज जो सुधीर शर्मा जिस जिस गति से उनका कद बढ़ रहा है, जिस अंदाज में वो हमलावर है, इसके लिए पूरी तरह कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही जवाबदेह है। क्योंकि आप देखिए, पहले दिन सुधीर शर्मा जब धर्मशाला आए थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट थी। और जी। वो खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1 माह बाद उन्हें लग रहा था कि वो जनता के बीच में क्या जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे इतनी खामोश है, इतनी सोई हुई है कि आज तक इतने हमले मुख्यमंत्री पर हो चुके हैं, लेकिन एक भी कांग्रेसी, इवन यहाँ पे जो कांगड़ा में बड़े चेहरे इन्होंने बनाए हैं, चाहे वो चंद्र कुमार है, चाहे वो गोमा है, कोई भी मुख्यमंत्री के पक्ष में नहीं रहा है। ये कहीं न कहीं कमजोरी दर्शाता है कांग्रेस की। और एक बात याद रखना, जब भी सुधीर शर्मा एक बड़ी टेक्निकल तरीके से चले थे। सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो लोड किया, उसका रिएक्शन देखा। फिर दूसरा वीडियो लोड किया और तीसरा रिएक्शन उनका काम आया और मुख्यमंत्री ने उन्हें सबसे बड़े सरगना घोषित कर दिया। और कुल मिला के उन्होंने ऑटोमेटिकली ही सुधीर शर्मा का कद जो है वो इतना बड़ा कर दिया कि इतनी बड़ी बगावत के सूत्रधार सुधीर शर्मा थे। और दूसरा, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ही सिर्फ जवाब उन्हें देते रहे
तो उनका लेवल अपने आप ही बढ़ गया। स्थानीय कांग्रेस पूरी तरह खामोश रही है इस मामले में। और तीसरा, ये जो कैंडिडेट है ना, धर्मशाला, जी, अगर आप मानते हैं, आरोप है आपका मुख्य सरगना है, तो आज तक आप यहाँ से कैंडिडेट नहीं दे। और जिस तरह से आप कैंडिडेट देने में देरी जी, करते जा रहे हो, आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो सुधीर शर्मा हमलवार हो रहे हैं। कल गद्दी समुदाय ने भी जो है एक चेतावनी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि अगर आपने जी, हमारा बिल्कुल। समुदाय का कैंडिडेट दिया तो आपको नुकसान होगा, लोकसभा में भी होगा और हम बागी होके खड़ेंगे। तो जितनी लेट होते जा रहे हैं, सुधीर शर्मा को उतना मौका मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा ना होने के चलते जो भी कांग्रेस से पहले नाराज लोग थे, उनको मनाने का मौका मिल रहा है सुधीर शर्मा को। सुधीर शर्मा अपने प्रचार को गति दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने घर में लोगों को बुला रहे हैं। तो ना उनका कद, बल्कि वो कहीं न कहीं ज़मीन पर भी धीरे-धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। और कांग्रेस की पता नहीं ये रणनीति है या मजबूरी, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है अब यहाँ भी आनंद की तरह कोई बहुत ही बड़ा चेहरा ला करके वो चौंका दे सभी को। लेकिन कुल मिला के अभी तक हम देखें तो स्थितियाँ पूरी तरह से सुधीर शर्मा की फ़ेवर में जा रही है और कांग्रेस उनके जवाब को नहीं दे पा रही है। और जहाँ तक राजेंद्र राणा की बात है, आपने ठीक बात कही, एक समय जायंट किलर माने जाते थे राजेंद्र राणा, और अब वो सीएम किलर। और उनको पता है जो हमीरपुर की भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन्होंने चुपचाप खामोश होकर अपने एरिया में अपने को कॉन्सेंट्रेट किया है। सुधीर यही नहीं, वो जाकर के बैजनाथ में भी हमलवार हुए। उन्होंने बैजनाथ भी ले गई थी। भाजपा तो देखिए, भाजपा लाई है उन्हें तो पूरी बुनाएगी भी उन्हें। और जी। उनके पास एक अस्त्र के रूप में सुधीर शर्मा मिल गए। उनके कांधे पे रख के वो सुक्खू और सुखविंदर सिंह सुक्खू की पूरी सरकार को घेर रहे हैं। और कांग्रेस अभी तक सुधीर शर्मा की घेरेबंदी करने में असफल नजर आ रही जी, उमेश दत्त जी, कांग्रेस की हालत ये है धर्मशाला में कि अब चुनावों को 1 जून को मतदान होना है और अब दिन कितने रह गए हैं, अभी तक प्रत्याशी नहीं ढूँढ पाई है। और आपके प्रत्याशी जो कांग्रेस के बागी थे, आपकी पार्टी में गए और खुले मंच से खुली चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कि मेरे खिलाफ लड़िए अगर आप में इतना ही हो, और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जबकि आपके दूसरे जो प्रचार के चाहे प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं, वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पे हमलावर होते नहीं दिख रहे हैं। अकेले सुधीर ही क्यों डटे हुए हैं इसमें? उमेश जी, उमेश जी? देखिए देखिए 2 जी, महीने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने लगातार लोगों के बीच में जो 87 पोलिंग बूथ धर्मशाला के हैं उसमें जनसंपर्क कर लिया। और जब वो त्रस्त होकर और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लगातार 15 महीनों की प्रताड़ना सहन करने के बाद अपने लोगों के और अपनी विधानसभा क्षेत्र के जब उनके काम नहीं हुए, तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर विकास के साथ और विश्व के सबसे बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। तो उन्होंने संपर्क बनाया, पार्टी ने उन पर विश्वास जताकर उनको टिकट दिया, उन्होंने नीचे तक संपर्क किया और जो उनके साथ वर्षों से चले थे, वो भी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आए। तो हम एक मजबूत स्थिति में हैं और स्वाभाविक रूप से धर्मशाला से लगातार हमारे नेता सरकार पर हमलावर हैं और वो होने भी चाहिए क्योंकि सरकार नाम का कोई चीज़ हिमाचल प्रदेश में बची नहीं है। जिस तरह से झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस 10 गारंटियों का जो झूठ का सहारा लेकर आज सत्ता में आई है, आज महिलाओं के 22,500 रुपया बन गया जी। 1500 अब और जोड़ लीजिएगा अगले महीने, तो 22,500 रुपए का वो इंतजार कर रही हैं और उनको फिर से झांसा देने के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो नौकरियां देने की बात पहली कैबिनेट में 1 लाख लोगों की थी, आपने नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए। कोविड में जो लोग काम कर रहे थे, कौन वॉरियर्स थे, उनको आपने निकाल दिया। सरकार के नाम पर आप मित्र मंडली चला रहे हैं। आज जो है वो आपने नियुक्तियां करके रखी हैं, 12-12 अपना ओएसडी बना रखे हैं, कैबिनेट रैंक बांट रखे हैं। हर महीने आप 1,000 करोड़ रुपया
उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। आप किस तरह से सरकार चला रहे हैं? सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जहां सुधीर शर्मा जी कांग्रेस पर हमलावर है, मुख्यमंत्री पर लगातार वो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री के इन सारे व्यवहार को, इस सारी जो ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, उसको जनता के सामने ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो 4/4 और 6/6, 10/10 का जो अगले 4 जून को करने का है। इसमें हम बहुत आगे निकल चुके हैं, प्रचार में आगे निकल, सभी चीजों में हम आगे निकल चुके हैं। और अब तो ये कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी भी चुनाव लड़ेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सुधीर शर्मा जी जो रिकॉर्ड बनाएंगे। और मैं एक और दावा कर रहा हूं अभी कि धर्मशाला से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी भी आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। जहां वो पिछला रिकॉर्ड कांगड़ा चंबा का तोड़ेंगे, धर्मशाला से भी वो अभूतपूर्व लीड लेकर आएंगे। और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी है, कांग्रेस अपना प्रदेश भी घोषित नहीं कर पा रही है, उनको प्रत्याशी मिल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की बन गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस जीत का जो दावा कर रही है उसके पीछे तथ्य है। आज आप इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कल भी मैं 2 चैनल्स पर इसी विषय पर चर्चा कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि कांग्रेस धर्मशाला में बहुत पीछे है। जी जी, मनमोहन कटोच जी जुड़े हैं। मनमोहन जी, देखिए, सुधीर ने चुनौती दी है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को। वहीं पे उमेश जी भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी अगर चुनाव लड़ने तो वो भी हारेंगे धर्मशाला से। और लोकसभा के प्रत्याशी सबसे ज्यादा लीड लेंगे धर्मशाला से, क्योंकि आपने मैदान छोड़ा हुआ है। इन्होंने 87 बूथों पे अपना जनसंपर्क अभियान भी पूर्ण कर लिया है। लेकिन आपका जो प्रत्याशी पता नहीं कब आएगा, जब भी आएगा, ठीक है, तो उसके पास कितना समय बचेगा? क्यों बिखरी पड़ी है धर्मशाला की कांग्रेस? जी, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और बड़े बेबाकी से इस मुद्दे पे कहना चाहूंगा कि धर्मशाला जो क्षेत्र है, एक तो उसका नाम धर्मशाला, और जिस धर्मशाला ने बैजनाथ के एक व्यक्ति को अपनाया, उसको स्थान दिया, उसको जगह दी और उसको एमएलए बनने का मौका मिला धर्मशाला से, और उसके पीछे एक निशान, एक विचारधारा थी, वो विचारधारा कांग्रेस की थी और कांग्रेस ने उसको एक बड़ा नेता बनाने का काम किया। वो आज आपने कहा कि एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा बन चुके हैं सुधीर शर्मा, तो उसके पीछे का कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं रही है और कांग्रेस भी उसके लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवार रही। अभी उमेश दत्त जी ने कहा कि 87 बूथों पे हम लोग बड़ी आगे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि उमेश भाई मेरी तरह एक कार्यकर्ता है और ये भी धर्मशाला से विधायक बनना चाहते थे, ये भी टिकट मांगते रहे हैं। इनके अरमानों को कुचल के अगर हमारा एक कांग्रेस का व्यक्ति वहां जाके और विश्व के सबसे बड़े नेता के दरबार में हाजिरी लगा के भाजपा के कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति को दबाते हुए, उनकी भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करते हुए 2 महीने पहले क्या 4 महीने पहले भी सुधीर शर्मा को टिकट दे, वो तो पहले से ही विधायक थे कांग्रेस के और वो वहां भी जाके विधायक बनना चाहते हैं। और विधायक बनने में क्या भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा का 87 बूथों पे कार्यकर्ता है, क्या वो सही तरीके से काम करने को तैयार है? क्या वो दिल से काम कर रहा है? ये भी एक प्रश्न उठता है। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे और बड़े तरीके से चलते हुए, बड़ी स्ट्रेटजी से चलते हुए वहां टिकट देगी। एक कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, एक कार्यकर्ता से पहले सुधीर जीत ले, उसके बाद मुख्यमंत्री से लड़ने की बात करें। मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सुधीर शर्मा, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी के सगे नहीं है। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना उनकी आदत बन चुकी है। जो व्यक्ति कांग्रेस का ना हुआ, मैं उमेश भाई को कहना चाहूंगा, उमेश भाई मुबारक हो आपको, ऐसा नेता जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो मासी का सगा कैसे होगा, ये भी आपके मध्य कहना चाहूंगा। और बड़े बेबाकी से कहना चाहूंगा कि सुधीर जैसे नेता को अगर आप जैसे कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं तो धन्य है आप। मैं इससे बड़ी बात आपको क्या कह सकता हूं कि आपका दिल कितना बड़ा है जो आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जो कांग्रेस छोड़ के भोगड़ा हुआ, जिस कांग्रेस ने उसको मंत्री बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया, उसको विभिन्न पदों पे रहने का मौका कांग्रेस में मिला। अगर कांग्रेस ना होती
तो विश्व का सबसे बड़ा नेता उसको अपनाने का काम ना करता। ये भी आपके मध्य कहना चाहूंगा, जिसको आप विश्व का सबसे बड़ा नेता कह रहे हैं। दूसरा आपने कहा गारंटियां, आप याद करें गारंटियां 2014 में भी दी गई थी, आपके विश्व के सबसे बड़े नेता ने गारंटियां दी थी। उन गारंटियों की ओर भी ध्यान दीजिएगा। और हिमाचल की जहां तक बात है, अभी 15 ही महीने हुए हैं, 10 साल और 15 महीने का कंपैरिजन करिएगा। लेकिन कटोच जी 15 महीनों में सुधीर शर्मा का आरोप है कि धर्मशाला का कोई विकास नहीं हुआ, कांगड़ा के साथ भेदभाव हुआ। जो मुद्दे भाजपा को उठाने चाहिए थे वो कांग्रेस से भाजपा में गए नेता ने इस कदर उठा दिए हैं, और आपने उनके लिए खुला छोड़ा हुआ है मैदान खुला है, मैदान में कोई चुनौती देने वाला नहीं है। हालत ये है वहां पे, इसीलिए वो रोजाना इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, नए से नया भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय तक घेर दी। आप इस बात से सोच दीजिए कि कांग्रेस कितना हल्के में ले रही है उनको, और कितना छोटे स्तर पे ले रही है कि वो आरोप लगा रहे हैं, उनको कोई जवाब नहीं दे रहा। आप ये सोच लें कि लोग जो जिस धर्मशाला ने उनको अपनाया, वहां के लोग क्या अब उनको अपनाने को तैयार हैं, जिन्होंने चुनाव थोपा है। ये चुनाव थोपा गया है धर्मशाला के ऊपर। और आप अपनी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने लिए और अपने आप के लिए, अपने आप को पार्टी, संगठन और विचारधारा से बड़ा समझते हुए जो व्यक्ति सत्ता के लोभ में आरोप प्रत्यारोप लगाता है, उस व्यक्ति के साथ धर्मशाला का पढ़ा लिखा नौजवान, धर्मशाला के पढ़े लिखे लोग और धर्मशाला का विकास चाहने वाले लोग कभी नहीं चलेंगे। वो इस बार लोकल व्यक्ति को मौका देंगे। मेरा मानना है कि बाहर के लोगों को वहां जाके नेता बनने का कोई अधिकार नहीं, और जो अधिकार दिया गया बार बार बाहर के लोगों को, मैं इसका विरोध करता हूं। वहां कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता हैं, भाजपा के बहुत से कार्यकर्ता हैं, और अन्य संगठनों के भी कार्यकर्ता हैं। क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या सुधीर शर्मा को, मेरा प्रश्न है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की मनोभावना को ना समझते हुए उन पर थोपा नहीं गया है? ये भी प्रश्न एक उठता है कि भाजपा के कार्यकर्ता ऐसी इतनी अच्छे तरीके से उसको स्वीकार कर लेंगे, क्या बाहें फैला के स्वीकार कर लेंगे ऐसे व्यक्ति को जो चंद दिन पहले भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगाता रहा हो? नहीं, कहीं अति उत्साह लग रहा है मुझे कांग्रेस का। मुझे अति उत्साह लग रहा है धर्मशाला में, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चली है। मनमोहन जी देखिए, आपको मैं ये कहना चाहूंगा भैया, आपने कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी है। खरगोश तेज दौड़ता है, जिस तरह से भाजपा की आदत बन चुकी है आजकल दौड़ने की, और खरगोश धीरे धीरे चल के निर्णायक लड़ाई जीतने में कामयाब होता है। ये मैं कहना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि खरगोश हर बार सो जाए, ऐसा भी होता है। चलिए, मैं पंकज जी जुड़ गए हमारे साथ। पंकज जी, कांगड़ा जिला से भेदभाव के मुद्दे लगातार सुधीर शर्मा उठा रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, बात कर रहे हैं अपना कोई मॉल की बात कर रहे हैं, फिर वो और योजनाओं की बात कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ ऑफिस भी भेजे गए। यहाँ से वो लगातार कहीं ना कहीं कांगड़ा का एक बड़ा चेहरा भाजपा के अंदर है। तो जाहिर है भाजपा के अंदर वैसे भी ब्राह्मण चेहरे की एक भाजपा में कमी रही है कांगड़ा में, जिसको वो पूरी करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कल को वो बड़ा चेहरा बन के कांगड़ा की 15 सीटों के वो बड़े नेता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, ये तो भविष्य में है, ये तो तय होगा भविष्य में क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पे कि कांगड़ा में एक वैक्यूम नजर आ रहा है। कांगड़ा में सबसे बड़े नेता इस समय विपिन सिंह परमार हैं, इनके बाद सबसे अनुभवी, पर उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट पूरे के पूरे कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में नहीं। परमार जी कहीं ना कहीं सूला और पालमपुर के बीच की दूरी तय करते रहते हैं। बिल्कुल। बाहर नहीं जाते हैं। एक तो कांगड़ा चंबा की बड़ी आवाज तो ढूंढ रही है भाजपा, लेकिन भाजपा में भी अंदरूनी राजनीति ऐसी है कि क्या सुधीर शर्मा सूट करेंगे लोगों को या नहीं, और सुधीर शर्मा का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो क्या भाजपा में स्वीकार होगा कि नहीं होगा, वो भी एक देखने। क्योंकि सुधीर एक सेल्फ स्टाइल लीडर है, वो जानते हैं कि खुद को किस तरह प्रेजेंट करना है। तो भाजपा एक संगठन वाली जो पार्टी है, वो लगा अभी तो चलिए नया दोनों का गठबंधन है, लेकिन ये कितना लंबा चलता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि सुधीर शर्मा पर जो आरोप लगते हैं कि ये अक्सर लोगों से जो लगातार कटे रहे 1-2 साल तक, और कनेक्ट नहीं रहता है। और सेकंड, ये कांगड़ा का भेदभाव का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। मनकोटिया जी जब साइड होते थे तो वो कांगड़ा का भेदभाव की बात उठाते थे। जीएस बाली जी ने भी कांगड़ा के मुद्दे पे काफी बड़ी राजनीति की है। तो
भाजपा भी जब विपक्ष में होती है तो उन्हें भी कांगड़ा प्यार याद आता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे अहम इशू हैं, रेल जैसे अहम मुद्दे हैं, उन पे भाजपा के पास ज्यादा जवाब नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोस में पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। हमीरपुर में कभी रेल का सोचा नहीं था, वहां से वंदे मातरम चल पड़ी और हम अंग्रेजों वाली रेल लेकर के बैठे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे जवाब देना आसान नहीं है। सुधीर शर्मा के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, जो भाजपा को भी सूट करता है, क्योंकि कांगड़ा से सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोई भी भाजपा का नेता नहीं घेर पा रहा था। सुधीर उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में आए हैं और कांग्रेस जितना डिले करती जाएगी उतना लाभ कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा को मिलेगा। अब कांग्रेस कौन चेहरा देती है, क्योंकि कांग्रेस फंस चुकी है, ओबीसी का दबाव भी है, गद्दी का दबाव भी है और सीएम की एक निजी पसंद भी है। इन तीन के बीच में फंसी हुई कहानी है, लेकिन जितनी देर होती जाएगी आपको नुकसान उतना अधिक बढ़ता जाएगा। नहीं, उमेश जी का एक दावा था कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हारेंगे धर्मशाला से। वो भाजपा का भी उत्साह बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब तक मैदान जो खाली छोड़ा हुआ है धर्मशाला में, उससे भाजपा भी पूरी तरह से लीड के दावे भी कर रही है लोकसभा प्रत्याशी को। वहीं मुख्यमंत्री भी, अगर सुधीर ने, जैसे सुधीर शर्मा की चुनौती है कि मुख्यमंत्री लड़े, वो अगर कल को स्वीकार करते हैं, जाहिर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसा रिस्क लेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से अभी तक प्रत्याशी को छुपाया गया है, आगे नहीं लाया जा रहा है, कौन चेहरा निकलेगा, ये भी एक अचंभा होगा आने वाले दिनों में। और भाजपा का अति उत्साह है कहीं ना कहीं। देखिए, अति उत्साह नहीं, भाजपा की तैयारी है। आप बताइए कि इनका लोकसभा का प्रत्याशी जो है वो 2 राउंड लगा चुका है। उन्होंने अपने जो मंडल स्तर पे पदाधिकारियों की बैठक कर ली, उसके बाद निचले स्तर पे पन्ना प्रमुख कर लिया। अब ये बूथ लेवल मैनेजमेंट कमेटी पे पहुंच चुके हैं। आनंद शर्मा जी अभी आए हैं, कल वो चंबा पहुंचे थे, आज वो शायद नगरोटा हैं, तो अभी तक उनका परिचय हो रहा है। देखिए, भाजपा तैयारियों में बहुत राउंड आगे है। अब ये कांग्रेस का खरगोश कितना भागेगा, ये देखने की बात है। मनमोहन जी थोड़ा गलत कह गए। यहाँ पे जो है ना, कछुआ भाजपा है। ये कछुआ चाल से 2 माह चले, खरगोश तो आपको बनना पड़ेगा और कछुआ खरगोश वाली पुरानी कहानी को बदलना पड़ेगा अगर जीतना है तो। अब देखते हैं कब जैसे खरगोश जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने झोले के निकालते हैं और धर्मशाला के जंगल में भेजते हैं, लेकिन गाजर न मिल जाए उसे रास्ते में, ये बड़ी समस्या है उनके लिए। लेकिन निश्चित तौर पे अभी तक तो वैक्यूम है और पूरे नेशनल मीडिया पे चर्चा का विषय बना है। और जिस तरह से आपने चुनौती सुधीर को दी है, ये लड़ाई जो चेहरा होगा कांग्रेस का उसकी नहीं होगी, मैं साफ कह दूं। आज के दौर में ये लड़ाई सुधीर बनाम सुखविंदर सिंह सुक्खू होगी। चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ से चुनाव लड़े या ना लड़े, जो भी चेहरा यहाँ लड़ेगा उसे सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रतिनिधि मानकर सुक्खू को ही उनको पूरा बैकअप करना पड़ेगा और ये लड़ाई सीधी सुधीर वर्सेस सुक्खू हो जाएगी। जी कटोच जी, ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और वर्सेस सुधीर शर्मा हो गई है। ये ठीक कह रहे हैं पंकज जी, क्योंकि चाहे सुक्खू खुद लड़े चाहे ना लड़े, लेकिन जो भी चेहरा होगा उनका ही चेहरा माना जाएगा, क्योंकि इन सभी टिकटों में जिस तरीके से निजी पसंद मुख्यमंत्री की चल रही है, जाहिर है धर्मशाला में भी रहेगी और मुकाबला सुधीर शर्मा बनाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होगा। और आपके पास अब दिन कितने हैं? आज भी आपका प्रत्याशी अगर रात तक घोषित हो जाता है तो आपके पास 19 दिन बचेंगे प्रचार के लिए। ठीक है, आप क्या करोगे? इतने 87 बूथ पे पहुंचना आपके प्रत्याशी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। जी मनमोहन, देखिए, जो भी यहाँ से टिकट पाएगा, मेरा मानना है वो कार्यकर्ता ही होगा और 87 बूथ पे वो पहले से लगे हुए लोग हैं। 3-4 बड़े चेहरे हैं, उन्हीं में से कोई एक आएगा और वो पहले से संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं और संगठन के साथ जुड़ते हुए उन लोगों ने काम किया है धर्मशाला में, धर्मशाला के लोगों के लिए काम किया है। और पार्टी संगठन हो या अपना पर्सनल उनका मेल मिलाप हो लोगों से, वो इस तरह का है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता चुनाव वहां से लड़ता है, लोकल आदमी लड़ता है, तो उसको ज्यादा पहचान दिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा, आपने कहा मुख्यमंत्री चुनाव को ही एक तरह से चेहरा माना जाएगा। मेरा मानना है कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में मुख्यमंत्री ही चेहरा रहते हैं।
चाहे अतीत की बात करूं या भविष्य की बात करूं, किसी भी चुनाव में नहीं, वो कहीं ना कहीं वो जनरल इलेक्शन में होता है कि लीडरशिप वीरभद्र सिंह लंबे समय तक रहे हैं तो इनका एक होता था, धूमल साहब का होता था। लेकिन ये पिछला चुनाव आपका ज्वाइंट लीडरशिप में था, भाजपा का भी चुनाव ऐसे ही था, चेहरे पे अब चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, 2 चुनाव ऐसे हो गए। पिछले चुनाव में जनरल इलेक्शन में इतना बड़ा चेहरा या मुख्यमंत्री कोई नहीं था। बीरबल सिंह जी रहे हैं, जब तक बीरबल सिंह जी रहे हैं तो उनके चेहरे पे चुनाव होता रहा। अब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं के चेहरे पे, उन्हीं की सोच पे, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए पार्टी दिशा निर्धारित करती है और चुनाव लड़े जाते हैं। आरएसएस की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में दिन रात का अंतर है। कांग्रेस के संगठन को मुख्यमंत्री सरकारें जो है वो चलाती हैं, लेकिन भविन्यता कहीं ना कहीं जो है उसमें बात बड़ी यही कहना चाहूंगा कि सुक्खू जी संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं। संगठन के कार्यकर्ता को, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करेंगे जो व्यक्ति चुनाव जीतने में सक्षम हो, जिसको पूरा धर्मशाला मान सम्मान देता हो, जिसको पूरा धर्मशाला जानता हो, जिसके साथ धर्मशाला के नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सब चलने में, साथ देने में आगे आएंगे। इसी बात को लेकर टिकट दिया जाएगा और बड़ी सोच समझ के, जो इतनी देर लगी है, थोड़ा इसमें मुख्यमंत्री जल्दी कदम उठाते हुए ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम करेंगे जो सर्व मान्य होगा, जो सारे कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा। और खास तौर पे मेरी अपील आपके माध्यम से उन कार्यकर्ताओं से भी रहेगी जो किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, जिनकी भावनाओं को कुचला गया है और एक चेहरा थोपा गया है जिनके ऊपर, वो लोग भी धर्मशाला को बचाने के लिए, धर्मशाला की राजनीति को बचाने के लिए काम करेंगे। इसमें धर्मशाला ना बोले आप, एक बार मेरी बात भी सुन ले, मैं थोड़ा नेटवर्क से बाहर था। मनमोहन जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप धर्मशाला से टिकट के दावेदार थे। मेरा घर जो है वो पालमपुर में आता है और हमेशा से मैं पालमपुर की राजनीति में इंटरेस्टेड था और आगे भी रहूंगा। और धर्मशाला से आदरणीय सुधीर शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम सब लोग मिलकर, क्योंकि हम कमल के सिपाही हैं, कमल के सिपाही होने के नाते हम वहां पर लगे हैं और हम बहुत आगे हैं। पंकज जी ने भी सर्वे किया होगा, मुझे लगता है वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उन्होंने भी देखा होगा कि पन्ना प्रमुखों तक के सम्मेलन हम कर चुके हैं। अब हम आज महासंपर्क अभियान चला रहे हैं और आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा संपर्क अभियान जो है वो करते हुए हम पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र भी जीतेंगे, धर्मशाला भी जीतेंगे, 6 की 6 सीट जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस से के कार्यकर्ताओं में जो अनरेस्ट है वो लोकसभा के प्रत्याशी को लेकर भी है। मेरे मित्र मनमोहन कटोच जी भी लंबे समय से यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में बहुत संघर्ष इन्होंने किया, ये भी लोकसभा के लिए टिकट के दावेदार थे और अच्छा होता कि ये आते। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक विचार है और वो विचार को लेकर हम सब लोग चलते हैं। सुधीर शर्मा जी को हम जिताएंगे, डॉक्टर राजीव भारद्वाज को जिताएंगे और बहुत बड़े मार्जिन से जिताएंगे और जनता के सामने कांग्रेस की सारे झूठ को लेकर जाएंगे, सारी झूठी गारंटियों को लेकर जाएंगे और जो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर देश को खोखला जो कांग्रेस ने वर्षों से किया है, उन मुद्दों को लेकर भी हम जाएंगे। यही हम प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जी मनमोहन जी। पहली बात तो ये कि कार्यकर्ता की जहां तक बात है, इन्होंने कहा कि मैं भी दावेदार, मैं पालमपुर से हूं। मैंने कहा कि आप जैसे और मेरे जैसे कार्यकर्ता धर्मशाला में भी है। नंबर 2, इन्होंने गारंटियों की जहां तक बार बार उमेश भाई बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने ओपीएस दी, भाजपा का 2 करोड़ रोजगार कहां गया? मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात जो है उसको स्वीकार करते हुए उसको सुचारू तौर पर चलाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन 15-15 लाख रुपए कहां गए? मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने दूध की खरीद को लेके जो पैसा किसानों को मिलना चाहिए, दूध के विक्रेताओं को मिलना चाहिए, उसके ऊपर बड़ा कदम उठाने का काम किया, 15 महीने में किया। लेकिन 10 साल में जो महंगाई देश में बढ़ी है उसके ऊपर भी आप चर्चा करने का काम करें। चलिए ये रोजमर्रा के मुद्दे हो गए हैं आपके, महंगाई और पिछले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा और नेशनल हाईवे 4 लेन बन रहा है, कांगड़ा से लेकर शिमला तक 4 लेन बन रहा है, एम्स यहाँ खुल गया है, सभी जिलों में लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की बात हुई है और लगातार नेशनल लेवल के इश्यूज को सरकार ने एड्रेस किया है। आज देश सबसे
अग्रणी राष्ट्रों में खड़ा है, वो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में खड़ा है और तीसरी बार मोदी जी बनने वाले हैं। 4 जून को रिजल्ट चलिए आप सब लोगों के सामने आएंगे। चर्चा को विराम देते हैं। ये नेशनल मुद्दों का नहीं, आज हमारा सुधीर जी पे और राजेंद्र राणा जी पे था कहीं ना कहीं मुद्दा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि सुधीर शर्मा क्या इतने बड़ा, उनका कद ठीक है, वो मंत्री रहे हैं सब कुछ, कहा कांग्रेस के अंदर वो कांगड़ा में एक बड़ा लीडर थे, लेकिन वो भाजपा में चंद दिन पहले शामिल हुए और भाजपा के भी वो बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा उनको टारगेट पे लेना कहीं ना कहीं उनके कद को ऊपर कर गया। यही वजह है कि सुधीर शर्मा ने खुली चुनौती दे डाली है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कि वो चुनाव लड़े, धर्मशाला से मेरे सामने लड़े, उनका कहना है। और वहीं पे उमेश दत्त जी ने दावा किया कि अगर मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ते हैं तो वो भी धर्मशाला से हारेंगे, क्योंकि धर्मशाला की जमीन बिल्कुल कांग्रेस के लिए खाली है। कांग्रेस को अपना दूल्हा नहीं मिल रहा इतने दिनों से। क्या वहीं पंकज जी ने कहा कि ये जो चुनाव होगा, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन ये चुनाव अब हो चुका है सुधीर शर्मा बनाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इस चुनाव को इसी तरह से लोग लेंगे, क्योंकि अब प्रचार के लिए मात्र 18-19 दिन बचे हैं। लेकिन कांग्रेस ने ग्रीन रूम में अपने दूल्हे को बिठाया है, पता नहीं वो कब बाहर निकालेगी, कब जनता के बीच ले जाएगी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हों, सुधीर शर्मा को हराने के लिए कुछ ऐसा दाव लास्ट मोमेंट पे खेल दें वो, कि उससे एकदम से भाजपा ने जो इतने दिनों की मेहनत की है उसके ऊपर पानी फिर जाए। लेकिन कुल मिलाकर भाजपा में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मुद्दों को, कांगड़ा से भेदभाव और कुछ बड़े मुद्दों को उठा के कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा भाजपा के अंदर बड़े नेता के रूप में स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं चुनाव तो वो जाहिर है कि वो बड़े नेता के रूप में भाजपा के कांगड़ा से उभरेंगे। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।